नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर के सी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है लिंग निर्धारण। अर्थात कि किसी भी जीव में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है। अर्थात कि जो पैदा होने वाला जीव है वो नर बनेगा या मादा बनेगा। ठीक है। तो इसका निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो अलग अलग प्रकार के जीवों में जो लिंग निर्धारण है उसके अलग अलग तरीके होते हैं। तो कुछ उन तरीकों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कि लिंग निर्धारण होता किस तरह से। चलिए। तो सबसे पहले लिंग निर्धारण का अर्थ क्या है कि जीवन की शुरुआती अवस्था में भ्रूण निर्माण और जब उसका प्रवर्धन हो रहा है, ठीक है, उस समय उसका निर्धारण होना। ठीक है। लेकिन हम ये पढ़ते हैं कि जो लिंग निर्धारण है सामान्यतः वह कब होता है? निषेचन के समय। ठीक है। जब अंडाणु और शुक्राणु के केंद्रकों का मिलन होता है तब लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है। जो मिलने वाले गुणसूत्र हैं वो कौन कौन से हैं? मुख्य रूप से जो हम बात करते हैं वो लिंग गुणसूत्रों के बारे में बात करते हैं। ठीक है। लेकिन यहां पर हम पढ़ेंगे कि जो लिंग का निर्धारण है निषेचन के आधार पर भी तीन प्रकार का होता है। कैसे? तो भाई कुछ जानवर ऐसे हैं, सामान्यतः जो अधिकांश जानवर हैं वो कैसे हैं कि जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, ठीक है, निषेचन होता है, तो उस समय लिंग का निर्धारण होता है कि बनने वाला जीव है वो नर बनेगा या मादा बनेगा। ठीक? तो इस प्रकार के जीव जिनमें लिंग का निर्धारण निषेचन के समय होता है उनको हम क्या बोलते हैं? सिनगैमिक कहते हैं। अर्थात जिनमें लिंग का निर्धारण किस समय हो रहा है? निषेचन के समय। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? सिनगैमिक। तो इनमें लिंग निर्धारण निषेचन के समय होता है। और निषेचन किसे कहते हैं? शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को सामान्य भाषा में, लेकिन मुख्य रूप से उनके केंद्रकों के मिलन को ही क्या बोलते हैं? हम निषेचन कहते हैं। लिंग निर्धारण निषेचन के समय होता है। ऐसे जानवर जिनमें लिंग का निर्धारण कब हो रहा है? निषेचन के समय हो रहा है, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? सिनगैमिक कहते हैं। ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से मनुष्य भी आ जाता है, अपने गाय भैंस इसी में आ जाती हैं। गाय भैंस भेड़ बकरी सब किस प्रकार के होते हैं? ये सिनगैमिक प्रकार के होते हैं। यानी गाय भैंस में, मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वो किस कैटेगरी में आता है? सिनगैमिक में आता है। अर्थात इनमें जो लिंग का निर्धारण है वह निषेचन के समय हो जाता है। अगला है प्रोगैमिक। अर्थात कि निषेचन से पहले ही लिंग का निर्धारण हो जाता है। इनमें लिंग का निर्धारण, ऐसे जानवर जिनमें लिंग निर्धारण निषेचन से पहले ही हो जाता है। यानी शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले ही लिंग का निर्धारण हो जाता है। इसमें हम मुख्य रूप से हम काउंट कर सकते हैं कि जो मधुमक्खी है, आगे हम बात करेंगे, जो हनी बी है, मधुमक्खी में जो नर है वह कैसा होता है? अगुणित होता है। ठीक है। तो मधुमक्खी में जो नर का निर्माण या नर का बनना इस प्रकार के एग्जाम्पल में आता है, प्रोगैमिक प्रकार के लिंग निर्धारण में आता है। अर्थात इसमें निषेचन से पहले ही यह निर्धारित हो जाता है कि बनने वाला जो बच्चा है वो नर है या मादा। क्योंकि जो इसमें मधुमक्खी का नर बनता है वह अनिषेचित अंडों से बनता है, इसलिए निषेचन से पहले निर्धारित हो गया।
कि जो अंडा अनिषेचित है उससे क्या बनेगा, नर बनेगा। ठीक? इसी प्रकार से एपिगेमिक, ठीक है। तो एपिगेमिक किन्हें कहेंगे, जिनमें लिंग निर्धारण निषेचन के बाद होता है, निषेचन के बाद होता, अर्थात निषेचन के समय नहीं हो रहा है, ना पहले हो रहा है। अंडाणु शुक्राणु मिल गए, ठीक है। अब निषेचन हो गया, निषेचन के समय भी यह निर्धारित नहीं हो रहा है कि बनने वाला बच्चा मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। अब उसके बाद जाकर के, ठीक है, उसको किस तरह की परिस्थिति मिल रही है, उसके बाद ये निर्धारित होता है कि बनने वाला बच्चा मेल बनेगा या फीमेल। तो इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका मधुमक्खी में मादा का बनना, कि उस मादा का भविष्य क्या होगा। ठीक है, कि जो मादा है, सामान्यतः मादा जो होती है वो कैसी होती है, दुगुणित होती है, 2n होती है। लेकिन अब ये जो मादा है यह आगे चल करके किस में परिवर्तित होगी, यानी यह वर्कर बनेगी, यानी श्रमिक मादा मधुमक्खी बनेगी, या फिर रानी मधुमक्खी बनेगी। तो यहां पर जो लिंग का निर्धारण होता है वो निषेचन के समय नहीं हो रहा, निषेचन के बाद जाकर के होता है। ठीक है। और सिनगैमिक में जो लिंग निर्धारण है वह कब हो रहा है, निषेचन के समय हो रहा है। और निषेचन से पहले ही जिन जानवर जिनमें जीवों में लिंग का निर्धारण हो जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोगैमिक प्रकार का लिंग निर्धारण कहते हैं। तो निषेचन के आधार पर जो लिंग निर्धारण है वो 3 प्रकार का है, प्रोगैमिक यानी निषेचन से पहले, सिनगैमिक निषेचन के समय, और एपिगैमिक यानी निषेचन के बाद। लिंग का निर्धारित होना ही क्या कहलाता है, एपिगैमिक प्रकार का सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके कुछ अन्य प्रकारों की। सबसे पहले किसी भी जीव में जो गुणसूत्र हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि जो कोई भी नया बच्चा बनेगा उसके लिंग का निर्धारण करने वाले जो गुणसूत्र हैं वो कहलाते हैं लिंग गुणसूत्र। ठीक है। और लिंग के अलावा शरीर के अन्य सभी लक्षणों का, गुणों का निर्धारण करने वाले जो गुणसूत्र हैं वो क्या कहलाते हैं, कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है। तो कायिक गुणसूत्र किन्हें कहते हैं, शरीर के रंग रूप, आकृति आदि गुणों का निर्धारण करने वाले। ठीक है, या ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, लिंग के अलावा जीव के लिंग निर्धारण के अलावा अन्य गुणों का निर्धारण करने वाले जो गुणसूत्र हैं वो क्या कहलाते हैं, कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। दूसरा है लिंग निर्धारण यानी लिंग गुणसूत्र। तो लिंग गुणसूत्र किन्हें कह रहे हैं हम, जो किसी जीव के लिंग को, यानी नर या मादा बनने को,
निर्धारित करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं, क्या कहलाते हैं? लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है। अब ये जो लिंग गुणसूत्र हैं, लिंग का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, इसके आधार पर लिंग निर्धारण की अलग अलग थ्योरी दी गई, या फिर ये कहें कि अलग अलग जीवों में यह लिंग निर्धारण अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है। तो अब लिंग निर्धारण के लिए एक क्रोमोसोमल थ्योरी दी गई, जो किसके द्वारा दी गई? विल्सन एवं स्टीवंस के द्वारा दी गई। ठीक है। तो लिंग निर्धारण के लिए जो क्रोमोसोमल थ्योरी दी गई थी, कौन सी थ्योरी दी गई? क्रोमोसोमल थ्योरी दी गई थी। गुणसूत्रीय सिद्धांत है, वह दिया गया था। किसने दिया था वो? विल्सन और स्टीवंस ने दिया। अब इन्होंने लिंग निर्धारण के लिए कौन कौन से जो थ्योरी दी थी, ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो लिंग निर्धारण के प्रकार कौन से हैं। ठीक। अब जैसे कि सबसे ज्यादा जो हम पढ़ते हैं मनुष्य में, कौन सा है? एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार का। कौन सा है? एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण। और इस प्रकार का जो लिंग निर्धारण है उसे हम क्या बोलते हैं? लाइगियस प्रकार का लिंग निर्धारण कहते हैं। ठीक है। यहां पर हम आगे बात करेंगे कि एक्स एक्स कौन होगा, नर होगा या मादा होगा। ठीक है। तो यानी एक्स एक्स कौन है यहाँ पर? मादा है। और नर कैसा है? एक्स वाई प्रकार का है। ठीक। अर्थात जो एक्स एक्स है मतलब क्या हो गए? समान हो गया। ठीक है। तो जो होमोलोगस होते हैं, गुणसूत्र दोनों जो हैं एक्स एक्स प्रकार के समान प्रकार के हैं। ठीक है। एक ही प्रकार के क्या बनाएंगे ये? आ, युग्मक का निर्माण करेंगे। जबकि जो नर है वो दो प्रकार के युग्मक का निर्माण करेगा, एक्स वाला और वाई वाला। ठीक है। तो आगे बात करेंगे किस किस तरह से है और किन में ये पाया जाता है। दूसरा है, लिंग धारण का दूसरा प्रकार कौन सा है? एक्स एक्स और एक्स ओ। यहां पर ओ का मतलब है कि जो दूसरा क्रोमोसोम है वो यहां पर अनुपस्थित होता है। अर्थात नर में केवल एक ही लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है। नर के ऐसे में हम बात करेंगे आगे कि जो मेल लिंग निर्धारण के लिए जो इंपॉर्टेंट है, यानी एक जो पैतृक है उसमें एक लिंग गुणसूत्री क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेनर प्रकार का लिंग निर्धारण कहते हैं। दूसरा है अगुणित और द्विगुणित प्रकार का लिंग निर्धारण, जैसा कि मुख्य रूप से इसमें पाया जाता है ये तया और मधुमक्खी में पाया जाता है। ठीक है। कि अगुणित है तो नर का निर्माण होगा और द्विगुणित है तो मादा का निर्माण होगा। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें लिंग का निर्धारण वातावरण के द्वारा होता है। ठीक है। जैसे हम बात करेंगे आगे इसमें, बोनेलिया एक समुद्री कृमि है, उसमें लिंग का निर्धारण वातावरण के द्वारा होता है। ठीक है। तो अब एक एक करके इनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले है एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार का जो लिंग निर्धारण है। ठीक है। इसमें क्या है? देखो, चलिए, पहला कौन सा आ गया? एक्स एक्स व एक्स वाई प्रकार। तो जो एक्स एक्स और एक्स वाई है, ठीक है, इसमें जो एक्स एक्स है वो कौन रहेगी? मादा रहेगी। और एक्स वाई कौन रहेगा यहां पर? नर रहेगा। ठीक है। अब जो मादा है, इसमें दोनों गुणसूत्र कैसे हैं? समान हैं। कैसे हैं? समान। तो मादा को हम क्या बोल देते हैं? होमोगैमेटिक। होमोगैमेटिक, यानी एक ही प्रकार के युग्मकों का निर्माण ये करती है। यहां बोल सकते हैं हम इसको समयुग्मजी, समयुग्मकी, यानी एक ही प्रकार के ये युग्मकों का निर्माण करती है। अर्थात
इसके जो भी अंडे बनेंगे एक्स गुणसूत्र वाले बनेंगे। अंडों का जो निर्माण होगा वो कैसे होंगे, एक्स लिंग गुणसूत्र वाले। ठीक है, तो इसके सभी अंडे जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, एक्स गुणसूत्र वाले बनेंगे। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, समयुग्मकी या होमोगेमेटिक बोल देते हैं। अब दूसरा है नर। नर में एक्स और वाई दोनों लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहां पर जब अर्धसूत्री विभाजन होता है और युग्मकों का निर्माण होता है तो इसको क्या बोल देते हैं हम, हेट्रोगेमेटिक, यानी विषम युग्मकी। तो नर को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोगेमेटिक, यानी विषम युग्मकी। विषम युग्मकी, ठीक है। यानी यहां पर जो शुक्राणु बनेंगे दो प्रकार के बनते हैं, एक्स गुणसूत्र वाले और वाई गुणसूत्र वाले। दोनों प्रकार के यहाँ शुक्राणुओं का निर्माण होता है, इसलिए नर को हम क्या बोल देते हैं, हेट्रोगेमेटिक बोलते हैं। अब एक्स गुणसूत्र को किस नाम से जाना जाता है, गायनोस्पर्म के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह मादा से संबंधित है। तो इसको क्या बोल देते हैं, गायनोस्पर्म बोल देते हैं। और जो वाई गुणसूत्र है उसको हम एंड्रोस्पर्म बोल देते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना गायनेकोलॉजी और एंड्रोलॉजी, तो गायनेकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम, जो मादा जननांग है और उनसे संबंधित व्याधियों का अध्ययन किया जाता है। और एंड्रोलॉजी में नर जननांग और उससे संबंधित विभिन्न व्याधियों का अध्ययन किया जाता है। शुक्राणु वगैरह का भी इसमें हम अध्ययन करते हैं एंड्रोलॉजी में। ठीक है, तो एस गुणसूत्र को गायनोस्पर्म के नाम से जाना जाता है और वाई गुणसूत्र को एंडोस्पर्म के नाम से जाना जाता है। तो अब यहां पर आगे चल करके जब निषेचन होगा, ठीक है, यानी मादा से तो बने कौन से, केवल एक्स गुणसूत्र बने, और नर से कौन से बने, एक्स और वाई बने। यदि एक्स का एक्स से मिलन होता है तो क्या बनेगी, ये मादा बनेगी। और यदि एक्स का वाई से मिलन होता है तो क्या बनेगा, यहां पर ये नर का निर्माण करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये लिंग निर्धारण है एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार का, इसमें लिंग का निर्धारण होता है। और ये किसमें पाया जाता है, मनुष्य में, गाय भैंस और ड्रोसोफिला। ठीक है, तो ड्रोसोफिला में भी एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे कि जो ड्रोसोफिला है उसके लिए एक विशेष मेथड दिया गया या फिर जो लिंग निर्धारण के बारे में बताया गया, जिसे हम बोलते हैं जीन बैलेंस थ्योरी। जीन बैलेंस थ्योरी दी गई। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, और इसमें एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, सॉरी, जो कौन से हैं इसमें, एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स के अनुपात के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, इसी को क्या बोल देते हैं हम, लिंग इंडेक्स अनुपात कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा ड्रोसोफिला में लिंग का निर्धारण होता है कि इसका मान क्या आ रहा है, एक आ रहा है, 0.5 आ रहा है, एक से अधिक आ रहा है, या 0.5 और एक के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो उसके आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अब। दूसरा है एक्स वाई और जेड डब्ल्यू। तो जो दूसरे प्रकार का लिंग निर्धारण है, यहां पर जो मादा है वो कैसी है, हेट्रोगेमेटिक, यानी विषम युग्मकी है। और जबकि नर कैसा है, यहाँ पर समयुग्मजी है। सेम वही पैटर्न है एक्स एक्स और एक्स वाई की तरह, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या हो गया कि जो मादा है वो विषम युग्मजी हो गई। ठीक है, और जो नर है वो कैसी हो गया, समयुग्मकी हो गया। ठीक है, तो जो मादा है वो हेट्रोगेमेटिक हो गई और जो नर है वो कैसा हो गया, होमोगेमेटिक हो गया। तो एक्स वाई और एक्स एक्स, इसको हम इस तरह से दोनों प्रकार लिख दिए, तो इसको किस नाम से जानते हैं हम,
एक्स एक्स नर, एक्स वाई मादा। ठीक है, और इसी को क्या बोल देंगे हम, जेड जेड नर, जेड डब्लू मादा। तो ये जो लिंग निर्धारण है, ये किसमें पाया जाता है, पक्षियों में, मछलियों में और रेप्टाइल्स में इस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि जो मादा है वो कैसी हो गई, हेट्रोगेमेटिक हो गई। तो यहां से जो क्वेश्चन है वो उसी तरह से बनते हैं कि पक्षियों में जो मादा है वह होती है होमोगेमेटिक, हेट्रोगेमेटिक, ठीक है, स्टेराइल, या फिर कोई नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। या फिर पूछ लेगा कि भाई किस प्रकार के लिंग निर्धारण में मादा हेट्रोगेमेटिक होती है। ठीक, तो इस तरह से ये चीजें यहां से पूछी जाएंगी। तो आपको जो यहां पर मुख्य रूप से याद रखना है वो इनके एग्जाम्पल याद रखना। ठीक, तो पक्षी, मछली और रेप्टाइल्स में कौन सा पाया जाता है, जेड जेड और जेड डब्ल्यू प्रकार का। ठीक, या फिर एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार का, यानी एक्स एक्स क्या है यहाँ पर, नर है, और एक्स वाई क्या है, मादा। ठीक, ये चीज। अब इसके बाद अगला है एक्स एक्स मादा, ठीक है, और एक्स ओ नर। यानी हमेशा मादा को पहले लिखा जाता है, मादा का जो लिंग गुणसूत्रों का जो पैटर्न है वो हमेशा पहले लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने एक तरह से लिख दिया, लेकिन अगर इसको पूछेगा वो तो इस तरह से पूछेगा कि एक्स वाई और एक्स एक्स प्रकार का लिंग निर्धारण किनमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो किस में आ जाएगा, हमने अभी बात की, पक्षियों में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा किस में हो गया, मछलियों में हो गया। अगर वहीं पूछ ले इसी तरह से लिखते हुए, यानी यहां पर कोई भी चीज मेंशन नहीं कर रहा है, नर और मादा मेंशन नहीं कर रहा है, तो हम ये मानेंगे कि पहले ही मादा का कॉम्बिनेशन लिखा जा रहा है, बाद में नर का लिखा जा रहा है। अगर यहीं पे पूछे कि एक्स एक्स और एक्स वाई कार का लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है, तो ये किस में हो जाएगा, मनुष्य में हो जाएगा। ठीक है, साथ में जो गाय भैंस हैं इनमें भी हो जाएगा। तो यहां पर जब कभी भी क्वेश्चन बिना किसी नाम के पूछा जाए कि भाई फलाने प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें पाया जाता है, पहले किसका मेंशन होगा, यहां पर पहले मेंशन होगा ये मादा का, और बाद में किसका ये निर्धारण होगा, ये नर का। ठीक है, तो इस तरह से ये सामान्यतः पूछते हैं। और यदि नर और मादा वो मेंशन कर देता है तो फिर तो वो आगे पूछे चाहे पीछे पूछे, तो भाई उसने दे दिया कि भाई एक्स वाई नर और एक्स एक्स मादा, तो फिर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक? तो अगला प्रकार है एक्स एक्स मादा और एक्स ओ नर। इसका अर्थ क्या है, जैसा कि मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि नर में एक लिंग गुणसूत्र की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि किस प्रकार के लिंग निर्धारण में एक लिंग गुणसूत्र की कमी पाई जाती है। तो दो तो ये हो गए, तीसरा ये हो गया एक्स एक्स व एक्स ओ। ठीक है, तो इसमें एक लिंग गुणसूत्र की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। और एक्स एक्स मादा और एक्स ओ प्रकार का लिंग निर्धारण किसमें पाया जाता है, तो ये सामान्यतः या कॉकरोच, एस्केरिस, या फिर हम बोल सकते हैं इसमें कीटों में। किनमें पाया जाता है, कीटों में या फिर इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स में इस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। अब जैसे ही हमने बात की एक्स एक्स कौन है, मादा, और एक्स ओ कौन है, नर। तो मादा कैसी है, संयुग्मजी हो गई, और नर कैसा हो गया, विसंगमोजी। अर्थात विष में एक लिंग सूत्र की क्या पाई जाती है, नर में कमी पाई जाती है। ठीक है, तो मादा कैसी है, संयुग्मजी, और नर कैसा है, विसंगमजी। क्यों, क्योंकि यहां पर दो प्रकार के स्पर्म बन रहे हैं, शुक्राणु बन रहे हैं। एक शुक्राणु में तो एक्स गुणसूत्र है, लेकिन दूसरे में जो लिंग गुणसूत्र है वो अनुपस्थित पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण हो गया पहला। उसके दो भाग हैं, एक्स एक्स मादा और एक्स वाई नर। तो दूसरे में फिर ये लिंग चेंज हो जाता है, एक्स वाई या जेड डब्ल्यू विषमयोजी हो गया तो ये मादा हो गई। ठीक है, एक्स एक्स और जेड जेड ये क्या है, नर। सामान्यतः पक्षियों में जेड डब्ल्यू और जेड जेड के नाम से ये पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन इसको एक्स वाई और एक्स एक्स के नाम से भी प्रदर्शित
कर सकते। ठीक है, लेकिन पक्षियों के लिए ज्यादातर जो शब्द यूज किए जाते हैं वो जेड डब्ल्यू और जेड जेड सिंबल यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो हमें यहां पर मेनली यही याद रखना है कि एक्स एक्स और एक्स वाई में जो मादा है वो समयुग्मजी है, नर है वो विषमयुग्मजी है। एक्स वाई और एक्स एक्स प्रकार के में यहां पर जो मादा है वो विषमयुग्मजी हो गई, जबकि नर है वो कैसा है, समयुग्मजी होता है। और एक्स एक्स मादा व एक्स नर, तो यहां पर मादा संयुग्मजी है ही, और नर कैसा है, विषम युग्मजी होता है, अर्थात नर में एक लिंग गुणसूत्र की कमी पाई जाती है। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात करें तो एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार का जो लिंग निर्धारण है वो सामान्यतः मनुष्य और जानवरों में पाया जाता है। और जानवरों में बात करें हम तो गाय भैंस भेड़ बकरी, इनमें ये पाया जाता है। और दूसरा जो जेड जेड और जेड डब्ल्यू वाला है, यानी विषमयुग्मजी मादा हो गई जेड डब्ल्यू और जेड जेड, तो इसमें मादा कैसी है, विषम युग्मजी हो गई, और नर कैसा हो गया, सम युग्मजी होता है। पक्षियों में यानी एवीज में, मछलियों में यानी पिसीज वर्ग में, और साथ में रेप्टाइल्स में इस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। एक्स एक्स मादा और एक्सो नर, जिसमें एक लिंग गुणसूत्र की कमी पाई जाती है। तो इसमें पाया जाता है टिड्डा, कॉकरोच, एस्केरिस, यानी कीटों में इस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया। देखिए, अगला है अगुणित और द्विगुणित विधि के द्वारा। इस प्रकार का जो लिंग निर्धारण है वह मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, मधुमक्खी और ततैया में पाया जाता है। यहां पर जो नर है वह अगुणित होता है, और जो मादा है वह कैसी होती है, द्विगुणित होती है। देखिए, अगुणित व द्विगुणित लिंग निर्धारण। इसमें सामान्यतः अगुणित कौन होता है, नर होता है। ठीक है, और इसमें जो नर का निर्माण है, नर का विकास अनिषेचित अंडों से होता है। इससे होता है अनिषेचित, यानी एन इज इक्वल टू 16 क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं, अनिषेचित अंडों से होता है। ठीक है, और अनिषेचित अंडों से अनिषेचित अंडों से नर के विकास की प्रक्रिया पार्थोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, पार्थोजेनेसिस कहलाती है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि नर का निर्माण के जो मधुमक्खी या ततैया है उसमें नर के विकास की प्रक्रिया, नर के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आर्थोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, तो अगुणित जो मतलब अगुणित जो अंडे हैं जिनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है मधुमक्खी में, नर में 16, उनसे जो नर का विकास हो रहा है, ठीक है, तो वो तो नर बन गए अनिषेचित अंडों से अगुणित अवस्था के, और उनकी जो प्रोसेस है, बनने की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है, पार्थोजेनेसिस कहलाती है। और दूसरी बात करें द्विगुणित, तो द्विगुणित है तो क्या होगा, निषेचन होगा। तो ये द्विगुणित कौन होती है, मादा होती है। तो मादा का जो निर्माण होगा किसके द्वारा होगा, निषेचन द्वारा होता है, निषेचन द्वारा। ठीक है, निर्माण। अब मादा तो बन गई, लेकिन मादा भी दो प्रकार की होती हैं, और मादा कैसी हो, द्विगुणित, और 2n बराबर यहां कितने होते हैं, 32। ठीक है, अब इस मादा से
इनका भविष्य क्या है, कि जो ये मादा बनी है इसका भविष्य, ये आगे चल करके श्रमिक बनेगी या फिर ये रानी मधुमक्खी बनेगी। श्रमिक का काम होता है कि शहद निर्माण में हेल्प करना, ठीक है, मकरंद का कलेक्शन करना, फूलों पर जा जा करके मकरंद परागकणों को इकट्ठा करना, शहद का निर्माण, ठीक है। और दूसरी होती है जो श्रमिक हैं, वर्कर हैं, ठीक है, ये तो मकरंद लेकर के आती हैं। लेकिन दूसरी है एक रानी मधुमक्खी, इसका काम है अंडों का निर्माण करना, ठीक है, ये क्या लगातार अंडे देती रहती है। तो अब इनका निर्धारण करता है इनके पोषण के आधार पर कि इनको पोषण किस तरह का दिया जा रहा है। एक होता है कि जो श्रमिक हैं, श्रमिक को दिया जाता है बी ब्रेड, क्या दिया जाता है, बी ब्रेड दिया जाता है, कि जो सामान्य खाना है वो दिया जाता है। यदि किसी मादा को बी ब्रेड दिया जा रहा है तो वो क्या बनेगी आगे चल करके, श्रमिक बनेगी। और यदि खाने में जेली दी जाती है, या ये कहें रॉयल जेली दी जाती है, खाने में क्या दिया जा रहा है, रॉयल जेली, तो वो किस में कन्वर्ट होगी, रानी में कन्वर्ट होगी। और इस रानी का काम क्या है यहां पर, अंडे निर्मित करना, और इसका काम क्या हो गया, शहद बनाना, ठीक है। और जो रानी मधुमक्खी के लिए अच्छा अच्छा खाना प्रदान, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर ये मधुमक्खी या ततैया में लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। अब मेन चीज है यहां पर, एक तो ये पार्थोजेनेसिस, दूसरा जो नर है वो कैसा है, अगुणित है, बिना निषेचन के निर्मित होता है। और जो मादा है वह कैसी है, द्विगुणित है, ठीक है। अब यहीं पर हमने बात की थी प्रोगैमिक और एपिगैमिक की। तो यहां पर जो अंडे आए शुरुआत में, क्या है, मादा ने अंडे दे दी, ठीक है, और अंडे कैसे हैं, अगुणित। तो यह पहले से ही निर्धारित हो गया, निषेचन से पहले ही निर्धारित हो गया कि अंडे मान लो अलग से पड़े हैं, ठीक है, उस अंडे का निषेचन नहीं हो रहा है, तो निषेचन से पहले यही बन गया, यह निर्धारित हो गया कि अगुणित अंडे हैं, इनको हम अलग रख रहे हैं, निषेचन नहीं कर रहे हैं, तो इनसे किसका निर्माण होगा, नर का निर्माण होगा। यहाँ पर निषेचन हो ही नहीं रहा है, पहली बात तो। और निषेचन से पहले यह निर्धारित हो गया कि यदि ये अंडे अकेले रहेंगे, अगुणित रहेंगे, तो इनसे किसका निर्माण होगा, नर का निर्माण होगा। दूसरा है एपीगेमिक। एपीगेमिक यानी निषेचन के बाद यह निर्धारित होता है कि बनने वाला जीव क्या होगा। सामान्यतः बनने को तो मादा बन रही है निषेचन के समय, लेकिन इसके बाद खाने के आधार पर यह आगे निर्धारित होता है कि ये बनने वाला जो जीव है ये मादा है, श्रमिक बनेगी या रानी बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये लिंग निर्धारण पाया जाता है। इसी में एक होता है वातावरण के द्वारा। तो पहली बात की थी हमने कि बोनेलिया है, ठीक है, और बोनेलिया क्या है, एक समुद्री कृमि होता है। क्या है ये, समुद्री कृमि। यदि इसका लार्वा, बोनेलिया का लार्वा, ठीक है, मादा, जिससे लार्वा निकला है, जो इस मादा है, यदि मादा के पास रह करके ये डेवलप होता है, इसका विकास, लार्वा, मान लो ये बोनेलिया है, ठीक है, और ये लार्वा है, ठीक है, ये इससे चिपका रह करके इसके साथ विकसित होता है, मादा के साथ। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, नर में कन्वर्ट होगा। और यदि यही लार्वा इसके शरीर से दूर हो जाता है, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, या इससे जो जीव बनेगा वो कौन बनेगा, मादा से दूर रह करके ये मादा का निर्माण करता है, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ समय के लिए लार्वा मादा के शरीर से चिपका रहा और फिर कुछ समय के लिए इससे दूर हो गया, तो वह क्या बनता है, इंटरसेक्स, उभयलिंगी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कुछ समय मादा के पास रहा तथा कुछ समय मादा से दूर रह करके ये विकसित हुए, तो उस कंडीशन में ये क्या बनता है, मध्य उभयलिंगी या इंटरसेक्स बनता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, वातावरण के द्वारा लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। इसी में आगे एक टर्म आती है गायनो गायनेंडोमॉर्फ, ठीक है। यह अवस्था जो गायनेंडोमॉर्फ वाली अवस्था है किसमें पाई जाती है,
ड्रोसोफिला पाई जाती है। और इसमें जो ड्रोसोफिला है उसमें उसका आधा शरीर तो नर की तरह होता है और आधा शरीर मादा की तरह होता है। ठीक है। तो जो ड्रोसोफिला है उसमें उसका आधा शरीर नर की तरह होता है और आधा शरीर मादा की तरह होता है। और इसका जो कारण है वो क्या है? असामान्य प्रकार का समसूत्री विभाजन। कैसा है ये? असामान्य प्रकार का जब समसूत्री विभाजन होता है तो जो आधा शरीर है वो नर की तरह बन जाता है और आधा शरीर मादा की तरह बन जाता है। लेकिन ये अवस्था किसमें पाई जाती है? ड्रोसोफिला में पाई जाती है। इसी तरह से एक अवस्था और बनती है प्रीमार्टिन, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है। प्रीमार्टिन में क्या होता है कि जब किसी मादा के शरीर में जुड़वा बच्चे हों, कैसे हों? जुड़वा बच्चे। और उन जुड़वा बच्चों का जो प्लेसेंटा है, यानी दोनों का जो बच्चों को पोषण जो मिल रहा है, यानी जो माँ है उसके गर्भ में दो बच्चे हैं जिनमें से एक नर है और एक मादा है। और दोनों को जो पोषण मिल रहा है वो एक ही प्लेसेंटा के द्वारा या अपरा के द्वारा मिल रहा है। ठीक है। दोनों का जो पोषण जो दे रहा है, जो मिल रहा है, ब्लड सप्लाई जो पहुंच रही है वो एक ही प्लेसेंटा के द्वारा पहुंच रही है। तो उस कंडीशन में, यानी माँ के शरीर में जुड़वा बच्चे हैं और उन जुड़वा बच्चों में भी क्या शर्त है कि एक मेल है और एक फीमेल है। दूसरी शर्त यह है कि दोनों का जो प्लेसेंटा है वो कैसा है? सेम है। तो उस कंडीशन में जो नर है उसके जननांग पहले विकसित हो जाते हैं। ठीक है। और नर जननांग पहले विकसित हो जाते हैं तो उसके हार्मोन पहले एक्टिव हो जाते हैं। अब उसके जो हार्मोन्स हैं वह मादा के जननांगों को विकसित नहीं होने देते। ठीक है। तो उस कंडीशन में नर तो सामान्य पैदा होता है, लेकिन जो मादा है वह कैसी पैदा होती है? स्टेराइल या बांझ पैदा होती है। और उस मादा को ही हम क्या बोलते हैं? प्रीमार्टिन कहते हैं। देखो, जब नर व मादा, भ्रूण का विकास मादा मादा के गर्भ में उभयनिष्ठ प्लेसेंटा के द्वारा हो रहा हो, रुधिर प्रवाह या प्लेसेंटा के द्वारा हो रहा हो, तो नर तो सामान्य होता है जबकि मादा बांझ होती है। क्योंकि नर के जननांग पहले विकसित हो जाते हैं, जिससे नर लिंग हार्मोन का स्राव होता है और यही लिंग हार्मोन मादा भ्रूण के जननांगों को विकसित नहीं होने देते हैं। ठीक है। तो इस कंडीशन में तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर? नर तो कैसा रहा? सामान्य। और मादा कैसी पैदा हुई यहाँ पर? बांझ। और इस बांझ मादा को ही हम क्या बोलते हैं? प्री मार्टिन कहते हैं। मादा को ही क्या बोलते हैं हम? प्री मार्टिन कहते हैं। तो यहां पर ये याद रखना है कि जो प्री मार्टिन बोला जाता है वह किसे कहा जाता है? मादा को कहा जाता है। ठीक है। चलिए, अब आगे बात करते हैं। चलिए, इसमें एक जो ड्रोसोफिला वाली बात कर लेते हैं। तो देखो, ड्रोसोफिला में अ, लिंग निर्धारण की बात करें हम। ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण के लिए सी ब्रिज के द्वारा एक थ्योरी दी गई। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जीन वैलेंस थ्योरी। सी ब्रिज द्वारा जीन बैलेंस थ्योरी द्वारा ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण को समझाया गया। लिंग निर्धारण को ठीक है। और इन्होंने जो तरीका बताया उसे क्या नाम दिया इन्होंने?
लिंग इंडेक्स रेशियो के नाम से बताया। तो इन्होंने जो कहा कि भाई जो ड्रोसोफिला है उसमें हम लिंग इंडेक्स अनुपात के आधार पर यह निर्धारित करते हैं कि बनने वाला जो ड्रोसोफिला की संतान है वो क्या बनेगी। और यहां पर देखा जाता है एक्स गुणसूत्र और टाई गुणसूत्र का अनुपात। ठीक है। तो लिंग इंडेक्स अनुपात में एक्स क्रोमोसोम और टाई गुणसूत्रों के रेशियो के द्वारा निकाला गया। तो इन्होंने बताया कि भाई यदि लिंग इंडेक्स अनुपात लिंग इंडेक्स अनुपात एक है, इसको चलो मैं ऐसे कर लेता हूं यहां पर बीच में। इन्होंने क्या कहा कि लिंग इंडेक्स अनुपात इज इक्वल टू एक। ठीक है। तो एक का मतलब हो गया कि ये जो यदि इसका अनुपात बराबर आता है यानी एक्स गुणसूत्र और काय गुणसूत्रों का जो रेशियो है वो कितना आता है, एक आता है। तो ये क्या बनेगी, सामान्य मादा बनता है। ड्रोसोफिला में क्या बनती है, ये सामान्य मादा बनती है। ठीक है। पहली चीज तो हो गई ये कि भाई यदि एक्स अपॉन ए यानी लिंग इंडेक्स अनुपात एक आता है तो ये क्या किसका निर्माण होगा, इसमें सामान्य मादा का निर्माण होगा। और दूसरा है कि लिंग इंडेक्स यदि 0.5 है, कितना हो गया 0.5 यानी आधा हो गया, तो ये किसका निर्माण करेगा, ये सामान्य नर का निर्माण करता है यहां पर। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो बनने वाला जीव है वो क्या बनेगा यहां पर, सामान्य नर बनता है। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया, यानी दो चीजों के हमें बारे में पता चल गया कि नर में जो सेक्स लिंग इंडेक्स जो रेशियो है वो कितना होता है, सामान्य नर में 0.5 और सामान्य फीमेल में जो लिंग इंडेक्स रेशियो है वो कितना है, एक होता है। ठीक है। और यदि इन दोनों के बीच में यानी लिंग इंडेक्स का जो अनुपात है वो 1 और 0.5 के बीच में रहता है तो वो क्या बनेगा, तो वो इन दोनों के बीच का बनेगा, यानी ना तो मादा बनेगा ना वो नर बनेगा। ठीक है। यानी हमें ये पता है कि यदि लिंग इंडेक्स का अनुपात एक आता है तो वो क्या बनेगा, सामान्य मादा बनेगा। ठीक है। और यदि एक्स क्रोमोसोम की जो संख्या है, ठीक है, वो कितनी रह गई, यानी आधी रह गई, तो वो रेशियो क्या आ जाएगा, यानी काय गुणसूत्र ज्यादा हो गई तो क्या बनेगा, सामान्य नर बनेगा। और यदि इन दोनों के बीच का रेशियो आता है 0.5 और 0, वो एक के बीच में आता है तो यहां पर वो क्या बनता है, इंटरसेक्स बनता है। ठीक है। तो वो क्या बनेगा यहां पर 0.5 व 1 के मध्य, तो क्या बनता है वो, ठीक है। ये चीज हो गई, तीनों का क्लियर हो गया। यानी सामान्य नर और सामान्य मादा दोनों के बीच का क्या हो गया, बीच का हो गया, तो बीच का क्या है, स्थिरांक। ठीक है। अब यदि यह रेशियो 0.5 से नीचे चला जाता है, किससे नीचे चला जाता है, 0.5 से कम, तो यदि यही रेशियो, ठीक है, लेस देन 0.5 या ये कहें कि 0.5 से कम, तो ये क्या बनेगा, यानी सामान्य नर हो गया और सामान्य नर से नीचे जा रहा है तो ये बनता है सुपर मेल। क्या बनता है ये, सुपर मेल बनता है। ठीक है। तो क्या बन जाता है ये, सुपर मेल बन जाता है। अब दूसरा है, ठीक है, यहां पर तो हमने बात कर ली सामान्य नर हो गया सामान्य मादा हो गए, दोनों के बीच का इंटरसेक्स हो गया,
यदि सामान्य नर से नीचे भी इसका रेशियो जाता है, यानी 0.5 से नीचे भी जाता है, तो ये किस में कन्वर्ट होता है? सुपर मेल में कन्वर्ट होता है। अब वहीं इसका रेशियो 1 से ऊपर जाता है, ठीक है, इसका रेशियो किससे जा रहा है? 1 से ऊपर, 1 से अधिक, और यहां पर सामान्यतः वो दे के रखता है 1.5, ठीक है, 1.5। तो ये क्या बनेगा? ऊपर सामान्य मादा है, सामान्य मादा से ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? ये सुपर फीमेल, सुपर फीमेल बनता है। तो इस तरह से लिंग इंडेक्स अनुपात के आधार पर ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्स गुणसूत्र की कोई भूमिका यहां पर नहीं होती है, ठीक है, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण में एक्स गुणसूत्र कोई भूमिका नहीं निभाता है, क्योंकि मेन चीज क्या है यहां पर? एक्स अपॉन ए, इन दोनों का रेशियो, एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स, इन दोनों का जो रेशियो है उसके द्वारा लिंग का निर्धारण हो रहा है, ठीक है। यानी यदि जो रेशियो है वह 1 है, तो बनने वाला जो ड्रोसोफिला है वो सामान्य नर है। यदि 0.5 है तो वो सामान्य नर है। यदि 0.5 से नीचे जा रहा है तो सुपर मेल हो गया, बीच में रह गया नर और मादा के तो वो बीच का ही रह गया, यानी इंटरसेक्स रह गया। यदि 1 से अधिक जाता है तो वो क्या बन जाता है? सुपर फीमेल बन जाता है, ठीक है। इसको कई बार डायरेक्ट यदि आपसे पूछ ले तो इस तरह से भी बोल सकते हैं हम। देखिए, यानी हम क्या बात करें? एक्स अपॉन, ये तो रेशियो हो गया, ठीक है, और यहां पर क्या हो गया? ये लिंग, कि बनने वाला लिंग क्या होगा? यदि x अपॉन ए क्या है? 0.5 है, इसको हम बीच में लेते हैं 0.5 और 1 को, देखो इसको लेते हैं हम यहां पर। यदि 1.5 है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? सुपर फीमेल बनेगा, सुपर फीमेल, क्योंकि किससे ज्यादा है ये? 1 से ज्यादा है। और यदि यह 1 है तो क्या बनेगा? सामान्य मादा बनेगा। और यदि ये 0.5 से 1 के मध्य, तो क्या बनेगा? ये इंटरसेक्स, ठीक है। और इसी तरह से बात करें, ये 0.5 है तो क्या बनेगा? ये सामान्य नर। और यदि लेस देन 0.5 इस तरह से दे दे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? सुपर मेल बनता है। तो इस तरह से ये क्या होता है? लिंग इंडेक्स रेशियो होता है, किसमें? ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिला, ठीक है। तो ये बात होगी अपनी किसके बारे में? लिंग निर्धारण के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। ओके, थैंक यू।